Hello, welcome to all of you to the Vani's Education. Today we will discuss about human reproduction. आज हमने human reproduction के बारे में पढ़ना है. ओके तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें स्पेशली ह्यूमंस की, तो जो हमारे ह्यूमंस हैं दीज आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ये क्या है हमारे पास? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है एंड ऑल्सो दे आर विविपेरस. अगर हम बात करें कि व्हाट आर एक्चुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब यहाँ पर बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन होगा, एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल होगा. दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर गैमेट्स. मेल अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, और एक स्पेसिफिक इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस रखता है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. इसीलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कहा जाता है कि दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम बात करें विविपेरस टर्म की, तो विविपेरस का एक्चुअल जो मतलब है वो ये है कि जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. दे आर गोइंग टू गिव बर्थ डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. अगर हम बात करें ओविपेरिस की, तो जैसे कि हम बर्ड्स के देखते हैं, बर्ड्स आर गोइंग टू ले एग्स, बर्ड्स अंडे देते हैं, है ना. तो हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं ओविपेरिस. डायरेक्टली उन्होंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, उन्होंने एक एग ले किया. उस एग ने वो एग जब हैच हुआ तो उस एग में से उनका जो बेबी है वो निकला. ठीक है. तो लेकिन हमारे ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है. ह्यूमंस आर गोइंग टू गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ह्यूमंस है दीज आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर विविपेरस. अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर अब बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसका मतलब यह है कि यहां पर एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा. मेल के पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इस चैप्टर का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल्स के पास उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर हेल्प करने वाला है मेल के गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में. तो गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए हम बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस. व्हाट वी कॉल इट? गैमेटोजेनेसिस. अब देखो दो टर्म्स है यहां पे गैमेटोजेनेसिस में. गैमेटो मींस गैमीट एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन. गैमीट की फॉर्मेशन. अब हमें पता है गैमीट इन केस ऑफ मेल स्पर्म होता है. ठीक है. तो यहां पे हम लिखेंगे स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर हमारे पास एग का प्रोडक्शन होगा, और एग के बनने को मतलब फॉर्मेशन को हम यहां पर बोलेंगे oogenesis. तो हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में पढ़ेंगे. हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फीमेल्स में यहाँ पर एक स्पेशलाइज टाइप की साइकिल के बारे में पढ़ना है हमें, जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. Menstrual cycle. Menstrual cycle is we can say that a specialized type of reproductive cycle in primate females. ओके. तो प्राइमेट फीमेल्स के अंदर एक मंथली साइकिल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है. फिर हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस से हमारे पास यहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, oogenesis से जो हमारे पास एग का प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है. हम इनका इवेंट पढ़ेंगे जिस इवेंट फ्यूजन इवेंट को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. तो हमने स्पर्म और एग का फ्यूजन पढ़ना है, और फ्यूजन के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे यहां पे? हम फर्टिलाइजेशन. ठीक है.
तो हमने एग का प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, दैट इज फर्टिलाइजेशन से हमारे पास बनेगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जाइगोट है वो जो यूटेरस का वॉल होगा हमारे पास, उसके ऊपर इम्प्लांटेशन शो करेगा। तो उसके बाद में हमने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज इम्प्लांटेशन। अगर अब इम्प्लांट हो गया, जो हमारे पास जाइगोट है अगर वो इम्प्लांट हो गया विद इन द यूटेरस, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। फिर हमने पढ़ना है व्हाट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किस तरीके से एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट को शो करेगा। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो बेसिकली ह्यूमंस के केस में 9 मंथ्स रहता है। तो 9 मंथ्स के पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी पढ़ेंगे हम। जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी फिर हमने क्या पढ़ना है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद में क्या होगा? हमारे पास एक इवेंट है जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। फीमेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिससे वो अपने बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करवा सके। तो दीज आर द ऑल टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर। हमने इस चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होगा मेल में, फीमेल में एग का प्रोडक्शन कैसे होगा, ओजेनेसिस कैसे होगा, हमें ये कवर करना है। स्पर्म के प्रोडक्शन में और मतलब एग के प्रोडक्शन के बाद में हमने फ्यूजन देखना है उनका कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज जायगोट। जायगोट अपनी बहुत सारी स्टेजेस में से गुजरता है। जायगोट मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, वो सभी हम फर्दर पढ़ेंगे। जब इसका एम्बेड होगा, मतलब कि अटैच होगा विद द यूटेरस की वॉल, इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फीमेल इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, और उसके बाद में हमने प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ना है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में हमारे पास आफ्टर 9 मंथ्स डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगी। उस इवेंट को कहा जाता है पार्चुरेशन। तो हमने पार्चुरेशन के बारे में पढ़ना है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा एक्शन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है पार्चुरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमने लैक्टेशन के बारे में पढ़ना है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी हमारे पास यहाँ पर बच्चे के लिए मिल्क का प्रोडक्शन होगा जिसे हम लैक्टेशन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। अब हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फटाफट से बस इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पर जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस, which are called the primary sex organ। अब इनको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा ही क्यों? बेसिकली जो हमारे यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है, हम उन्हें टेस्टिस बोलते हैं।
दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे, इसी वजह से इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के अलावा यहाँ पर ये एक काम और भी करते हैं। इनका जो नेक्स्ट काम है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि टेस्टिस है। सेकेंड वन इज द एसेसरी ग्लैंड्स। पहले एसेसरी डक्ट्स को कवर करते हैं। डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स वो ट्यूब्यूल्स हैं जहां पर स्पर्म को स्टोर करने में हेल्प करेंगे या फिर स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। Helps in the transportation and storage of sperm। वैसे तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 4 चीजों के बारे में जिक्र करते हैं। दैट इज वी कैन से दैट रीटे टेस्टिस, द सेकेंड वन इज विच इज इन्वॉल्व हियर इज द वैसा एफरेंशिया, next one which is involved here is epididymis, and the last one is वैसा डिफरेंस। तो ये वो सारी डक्ट्स हैं which are basically are involved in the transportation and the storage of sperm। and the next portion in the male reproductive system जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है, हमने यहाँ पर पढ़ना है accessory glands के बारे में। यहाँ पे हमने पढ़ना है accessory glands के बारे में। accessory glands बेसिकली जो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के अंदर बेसिकली रोल प्ले करेगी, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं दे मेक्स अ पार्ट ऑफ सीमेन। जो सीमेन बनेगा उसका एक पार्ट बनाने में, ये मेजर पार्ट बनाने में बेसिकली कंट्रीब्यूट करेंगे। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के अंदर स्पर्म को रोल प्ले करेंगे। अगर यहाँ हम एसेसरी ग्लैंड्स की बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 बेसिकली एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अपेयर्ड सेमिनल वेसिकल, एक पेयर्ड सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे। वन पेयर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, और इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का यहां पर एक और भी नाम है दैट इज कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड। क्या? कॉपर्स ग्लैंड। आगे बात समझ में। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंगल ग्लैंड दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने इन सब चीजों को कवर करना है। अगर एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, और इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक और भी नाम है दैट इज कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। एक सिंगल ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ओवरव्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
टेस्टिस, और इसके बारे में लगभग सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। टेस्टिस, एज वी नो, वी हैव स्टडीड कि ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है ये सब आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, वी कैन सी दैट, मेल गैमीट दैट इज कॉल्ड द स्पर्म। और एक और फंक्शन इसका, प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर हम टेस्टिस की लोकेशन की बात करें तो टेस्टिस एक मेल के अंदर जो पैल्विक रीजन प्रेजेंट होता है, पैल्विक रीजन में आउटसाइड द पैल्विक कैविटी प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द pelvic cavity, or they are present inside a sac, present inside a sac called scrotum. अगर आपको पता नहीं कि pelvic cavity क्या होती है, let me describe it here. अगर ये एक इंडिविजुअल है, let's see it is an individual, ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी कैविटी हो गई, दिस इज द बॉडी कैविटी। और जो बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी को एक मसल जिसका नाम है डायाफ्राम दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट जिसके अंदर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? थोरेसिक कैविटी। और लोअर वाली कैविटी को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब जो एब्डोमिनल कैविटी का जो लोएस्ट पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है पैल्विक रीजन, दिस इज कॉल्ड द पैल्विक रीजन। अब देखो, इसी पैल्विक रीजन के एग्जैक्टली बाहर प्रेजेंट है टेस्टिस, इसी वजह से हमने लिखा है कि दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द सैक कॉल्ड द स्क्रोटम। एक सैक है जिसमें ही प्रेजेंट है, उस सैक का नाम है स्क्रोटम। अगर हम बात करें बाहर प्रेजेंट ही क्यों है, बॉडी में भी तो प्रेजेंट हो सकती थी ना। एक्चुअल में बात क्या है कि टेस्टिस का जो बेसिक काम है वो है स्पर्म प्रोडक्शन का। और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको एक टर्म इन द इनिशिएशन ऑफ द चैप्टर इंट्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड है। अगर हमारी बॉडी जितना टेम्परेचर होगा तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। इसी वजह से टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। ओके, टू मेंटेन टेम्परेचर वी कैन राइट टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, testes are present outside the body. अब रीजन क्या है इसका? टू मेंटेन द टेम्परेचर, मेंटेन द टेम्परेचर फॉर व्हाट? फॉर द प्रोसेस ऑफ, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए रिक्वायरमेंट है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज आवर बॉडी टेम्परेचर। अब स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हमें इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, तो हमें चाहिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर। आगे बात समझ में? तो हमें 34-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए ये बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं कि अपने टेम्परेचर को रेगुलेट किस तरीके से कर पाती है। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर रेगुलेशन।
देखो, let me draw the testes or the scrotum sac here. See, these are the testes. ठीक है, जो टेस्टिस हैं वो पेयर्ड है, तो मैंने यहां पे पेयर्ड टेस्टिस को ड्रॉ कर दिया और इस सैक का नाम है स्क्रॉटम. दिस इज द स्क्रॉटम सैक और इसमें 2 टेस्टिस प्रेजेंट है. टेस्टिस की पहले चलो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं. टेस्टिस की जो विड्थ है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर. अगर हम इसकी विड्थ की बात करें दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये होती है हमारे पास 3 to 4 सेंटीमीटर. इसकी विड्थ की बात करें, यहां पे विड्थ लिख देते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली सेपरेटेड है हमारी पेल्विक कैविटी से. पेल्विक कैविटी से वो कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है. यहां पर हमारे पास कुछ कैनाल्स हैं जो उनको अटैचमेंट में, जो बॉडी से कनेक्शन बनाए रखे हुए हैं एक्चुअल के अंदर. उन कैनाल्स का नाम होता है हमारे पास यहाँ पे इनग्वाइनल कैनाल्स. क्या नाम होता है यहाँ पे हमारे पास? इनग्वाइनल कैनाल. अब इन इनग्वाइनल कैनाल से हमारे इन एब्डोमेन के कुछ मसल्स एंटर करते हैं. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर. ब्लैक से ड्रॉ करते हैं. ये बॉडी के कुछ मसल्स आके इसके अंदर एंटर करते हैं. इस मसल का नाम होता है हमारे पास क्रीमेस्टर मसल. ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं ये जो क्रीमेस्टर मसल है इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल. मतलब समहाउ थोड़ा बहुत कंट्रोल इन मसल्स के ऊपर हम खुद इन मसल्स के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं. और ये खुद से भी रेगुलेटेड होते हैं मसल्स. जब ये डिसेंड होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को जब हीट जनरेट हो रही होती है, जब गर्मी ज्यादा होती है, ये डिसेंड हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ हो जाते हैं. और अगर हम बात करें जब सर्दी ज्यादा होती है, जब टेम्परेचर कम होता है, तब ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. तो मतलब ये क्रीमेस्टर मसल्स टेस्टिस को और स्क्रॉटल सैक को नीचे और ऊपर आने के अंदर रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज द डार्टोस मसल. हमारे पास नेक्स्ट मसल क्या है? डार्टोस मसल. ये बना दिया मैंने डार्टोस मसल. जो बेसिकली डार्टोस मसल है, लेट मी राइट फर्स्ट. ये स्पेसिफिकली डार्टोस मसल हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर. दिस इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल. ठीक है, डार्टोस मसल इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स. ये भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अंदर यहां पर एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है. ठीक है, बेसिकली जो स्क्रॉटल सैक के ऊपर रिंकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये उनको मेंटेन करने में रोल प्ले करता है. दिस इज अबाउट हाउ द टेस्टिस आर गोइंग टू रेगुलेट द टेम्परेचर. हमें इससे पता लग गया कि 2 तरह के मसल्स हैं. एक मसल का नाम क्या है? क्रीमेस्टर मसल, जो एक टाइप का स्केलेटल मसल है जो टेम्परेचर को रेगुलेशन करने में रोल प्ले करता है. और जो सेकंड टाइप का मसल है जिसका नाम है डार्टोस मसल, जो एक टाइप का स्मूथ मसल है, वो भी टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के अंदर रोल प्ले करता है टेस्टिस के अंदर. अब हम बात करते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि टेस्टिस हमें इंटरनली कैसे है और क्या कुछ प्रेजेंट है उनके अंदर. ठीक है, तो चलो मूव करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. सी, दिस इज अ टेस्टिस. अब आप सबको याद रखना है कि टेस्टिस की लेंथ क्या है और विड्थ क्या है. तो हमने विड्थ की बात की, विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर. लेंथ की बात की, दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर. ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 lobules called the testicular lobules, और we can say that locules as well. तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं कुछ locules.
ठीक है। और इन लोक्यूल्स का नंबर कितना होता है, लगभग लगभग 250। मैंने 4 ड्रॉ किए है कितने, 250, 250। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं हाईली कॉइल्ड स्टेट के अंदर। हाईली कॉइल्ड स्टेट में यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन ट्यूब्यूल्स का नाम होता है सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है इनका, सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेट मी ड्रॉ इट इन अ हाईली कॉइल्ड फैशन। ठीक है, तो यहां पर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट है। इन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है, सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है इनका, सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअली दीज आर द ट्यूब्यूल्स विच आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो लेट मी राइट इट हेयर। ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स का नाम क्या है, सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यही क्या है हमारे पास, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मतलब कि हमने टेस्टिस ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने लगभग 250 के आसपास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बताए, हालांकि मैंने 4 बनाए हैं, है 250। ठीक है, लगभग 250। और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जिन ट्यूब्यूल्स का क्या नाम है, सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो एक्चुअल में साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन है। ये सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां से बाहर निकलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में से। जब ये ट्यूब्यूल्स यहां से बाहर निकलते हैं, इनका नाम बदल जाता है। ठीक है, इनका नाम है हमारे पास, वी कैन से दैट ट्यूबुलाई रेक्टी। दैट इज कॉल्ड द ट्यूबुलाई रेक्टी। ये ट्यूबुलाई रेक्टी क्या करेंगे, यहां पे आने के बाद में एक कंप्लीट नेटवर्क बनाएंगे। यहां पे ये बना दिया इन्होंने कि यहां पे कंप्लीट नेटवर्क, और इस कंप्लीट नेटवर्क का नाम है हमारे पास, वी कैन से दैट एट रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस। ठीक है, अब रिटे टेस्टिस भी टेस्टिस से बाहर की तरफ आएगा। अब इसका नाम रिटे टेस्टिस नहीं है, लेकिन ठीक है, अब इसका नाम बदल चुका है। इसका नाम है हमारे पास यहाँ पे वैसा इफरेंशिया। इफरेंशिया मतलब जो बाहर निकल रही है, वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका नाम है हमारे पास वैसा इफरेंशिया। ठीक है, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टी बनाई, ट्यूबुलाई रेक्टी से हमने क्या बनाया, रिटे टेस्टिस बनाई, रिटे टेस्टिस से हमने वैसा इफरेंशिया। ठीक है, वैसा इफरेंशिया मिलकर अब यहां पर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाती है। इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब का यहां पे नाम है हमारे पास एपिडाइडमिस। एपिडाइडामिस। एक्चुअली अगर हम एपिडाइडमिस की बात करें, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, हमने जब बात की थी एसेसरी डक्ट्स की, ये एसेसरी डक्ट्स में से सबसे बड़ी डक्ट है एक्चुअल के अंदर। ठीक है, अगर हम एपिडाइडमिस की और बात करें, तो यहां पर स्पर्म मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के साथ साथ स्पर्म अपनी मोटिलिटी गेन करते हैं, मतलब जो स्पर्म के अंदर मोटिलिटी है, वी नो दैट स्पर्म कैन मूव। ठीक है, तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो उसको यहीं पर ही मिली। स्पर्म को अपनी मोर्टेलिटी यहीं पर मिली। नेक्स्ट थिंग, अगर इफ नॉट इजेकुलेटेड, स्पर्म्स को बाहर नहीं निकाला गया, ठीक है, तो वहीं पर उनकी डेथ भी हो जाती है। इफ नॉट इजेकुलेटेड, अगर उनको इजेकुलेट नहीं किया गया, वहां से बाहर नहीं निकाला गया, सो इट्स मीन दैट मतलब उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ अकर्स हियर, डेथ। लेट मी इरेज इट। Death occurs in epididymis। ठीक है, तो ये एपिडाइडमिस हो गया। एपिडाइडमिस से एक ट्यूब निकलती है, नेक्स्ट ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब का नाम होता है हमारे पास वैसा
डिफरेंस, इसका नाम होता है वैसा डिफरेंस। और जो ये वैसा डिफरेंस है इसी का दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पर्म डक्ट। ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि हमारे जो एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में हमने पढ़ा हमारे पास यहाँ पे रीटी टेस्टिस के बारे में। वैसे तो देखो जो हमारी ट्यूबुलाई रेक्टी है ये भी एक एसेसरी डक्ट है, ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हो। लेकिन आपने जो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्या नहीं भूलना, आपने रीटी टेस्टिस को नहीं भूलना, आपने वैसा एफरेंशिया को नहीं भूलना, आपने एपिडाइडमिस को नहीं भूलना, और आपने बेसिकली जो हमारे पास वैसा डिफरेंस है इसको नहीं भूलना, जो मैंने चार आपको एसेसरी डक्ट्स के अंदर बताई। ठीक है, तो ये चार हमारे पास एसेसरी डक्ट है। इसमें हमने बात की एक साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। ठीक है, हमने एपिडाइडमिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात किया कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, यहाँ पर स्पर्म मैच्योर हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे स्पर्म अपनी मोर्टेलिटी को गेन कर रहे हैं इफ नॉट एजिकुलेटेड। अगर स्पर्म को वहां से बाहर ना निकाला जाए, डेथ ऑफ द स्पर्म्स आल्सो अकर देयर, यहीं पर डेथ ऑफ द स्पर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं। अब हमें पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका अगर हम बात करें उसमें जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एज वेल एज द यूरिन। अब हमारे जो यूरिन का, अगर हम पीएच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब यूरिन आ ही गया बीच में टॉपिक में, तो यूरिन की अगर हम पीएच की बात करें तो दैट इज स्लाइटली वी कैन से दैट एसिडिक। ठीक है, लगभग 6 पीएच 6 पीएच के आसपास होता है उसका। ठीक है, और अगर हम बात करें जो हमारा स्पर्म आएगा उसके साथ में जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स आएंगे वो भी कुछ सिक्रीट कर रहे हैं ना, तो उस स्लाइटली एसिडिक पीएच को काउंटरएक्ट करने के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो सीमेन का पीएच होगा वो स्लाइटली अल्कलाइन होगा। ठीक है, स्लाइटली बेसिक होगा, हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब पता लग गया कि दोनों के लिए जो पैसेज है, यूरिन के लिए जो पैसेज है, स्पर्म के लिए पैसेज है, वो कॉमन है। तो पहले हम यूरिन का पैसेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास यूरेटस है जो किडनी से आ रही है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है हमारे पास ये ट्यूब, इसका नाम है यूरिथ्रा। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं टेस्टिस। ये बना दिए मैंने यहां पर 2 टेस्टिस। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी है, अगर आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पता है इन टेस्टिस के अंदर कुछ लॉब्स प्रेजेंट है जो 250 है नंबर में, नियरली 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जिनका नाम है। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर हमारे पास कुछ ट्यूब्स पड़ी हैं, कुछ ट्यूब्स है कॉइल्ड फैशन के अंदर, हाईली कॉइल्ड। इनका नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन है। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स यहां से बाहर निकलती हैं, ट्यूबुलाई रेक्टी, यहां से ये ट्यूब्स बाहर निकली और यहां पे आके इन्होंने कंप्लीट नेटवर्क बनाया। इस कंप्लीट नेटवर्क का नाम क्या था? रीटे टेस्टिस, है ना। रीटी टेस्टिस से जब टेस्टिस से बाहर निकलती है तब इसका नाम बदल गया, इसका नाम एपिडाइडमिस, तो मैंने यहां पे बना दिया एपिडाइडमिस। ठीक है, एग्जैक्टली ये कि ये सब स्ट्रक्चर सारे के सारे हमारे पास यहां पर भी प्रेजेंट है। सो आई थिंक नो नीड कि यहां वाले स्ट्रक्चर्स यहां भी बनाए जाए, आप सब बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, हमारे पास यहां से एक ट्यूब और ओरिजिनेट हुई। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं। तो यहां से एपिडाइडमिस से एक और ट्यूब ओरिजिनेट हुई जिसका नाम आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज वेसा डिफरेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पर्म डक्ट, जिसको स्पर्म डक्ट भी कहा था हमने। ठीक है, यहां से ट्यूब ओरिजिनेट हुई और ये गई, देखो ट्यूब यहां पे, एग्जैक्टली यहां से भी ये ट्यूब आएगी। अब यहां पे एक टर्म याद रखनी है आपने कि ये ट्यूब डायरेक्टली ऐसे सीधी सादी ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब जो ये यूरेटर्स आ रही थी, इन ट्यूब्स का नाम क्या था? लेट मी राइट इट हियर। जो ये ट्यूब्स आ रही थी इनका नाम था यूरेटर। इन यूरेटर्स के ऊपर से
ये जो हमारी वैसा डिफरेंस है, लिख दें आप इसका नाम भी यहां पे, इसका नाम क्या है, वैसा डिफरेंस है। ये वैसा डिफरेंस इसके ऊपर से लूप ऑफ होके आएगी। लूप ऑफ होने का मतलब इसके पीछे से इस तरीके से घूम के आगे की तरफ आएगी। तो लो आपा इसको ड्रॉ कर देते हैं यहां पे लूप ऑफ की फॉर्म में, कर दिया लूप ऑफ। ठीक है, यहां पे आने के बाद में अब क्या होगा, यहां पर जो हम अब रोल आ गया हमारे पास, हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स थे। पहला एसेसरी ग्लैंड जो मैंने आपको बताया था जो पेयर्ड था और जिसका नाम था सेमिनल वेसिकल। तो मैं यहां पे ये सेमिनल वेसिकल ड्रॉ कर देता हूं, लीफ लाइक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये रही हमारे सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट। ठीक है, और ये आ गई हमारी जो वैसा डिफरेंस थी उसकी डक्ट, दोनों मिली। अब दोनों डक्ट्स मिल चुकी हैं, लेकिन अब इनका नाम बदल जाएगा। अब नो मोर ये वैसा डिफरेंस नहीं रही, यहां से इसका नाम बदलकर हमारे पास हो गया एग्जैक्टली इजैकुलेटरी डक्ट। तो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं इसको। अब जैसे ही दोनों डक्ट्स मिलेगी, इनका नाम बदल चुका है, इसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। बन गई इजैकुलेटरी डक्ट हमारे पास। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम था हमारे पास सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, और इस डक्ट का नाम है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब जैसे ही ये यूरिथ्रा की जो इस एंड पे, पीछे वाले एंड पर पहुंचेगी, यहां पर हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो वाली ग्लैंड जो सिंगल थी। और सिंगल मैंने आपको एक ही ग्लैंड बताई थी, एसेसरी ग्लैंड बताई थी। उस सिंगल वाली ग्लैंड का नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम था, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहां पर बना दी हमने एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरिथ्रा को दोनों तरफ से कवर कर रही है स्पेसिफिकली। ठीक है, ये लो, ये बन गई हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, वैसे ही हमारे पास एक और पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट है। जो मैंने आपको एक और पेयर्ड ग्लैंड बताई थी, उसका नाम क्या था, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर उसका एक और नाम बताया था कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर देखो बल्ब जैसे मैंने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बना दिए जो कि पेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड थे, प्रोस्टेट सिंगल था, बल्बो यूरिथ्रल पेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी यूरिथ्रा है। ठीक है, ये हमारी यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा एक मतलब कि एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, पेनिस। ठीक है, वी कैन से दैट दिस इज द शाफ्ट ऑफ पेनिस, शाफ्ट ऑफ पेनिस। ठीक है, ये शाफ्ट ऑफ पेनिस, ये एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, और इस एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस का नाम होता है हमारे पास, वी कैन से ग्लैंस पेनिस। और इसके ऊपर स्किन होती है, स्किन प्रेजेंट है। वो स्किन का एक लूज फोल्ड प्रेजेंट होता है आगे की तरफ, और इस लूज फोल्ड का नाम होता है फोर स्किन। क्या नाम होता है इसका, फोर स्किन। अब लेट्स मूव विद द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हमने सबसे पहले सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ा ना, तो सेमिनल वेसिकल का थोड़ा सा फंक्शन रोल देख लेते हैं। अब जितना भी सीमेन बनता है एक्चुअल में, उसमें 10% ही स्पर्म होता है। कितना परसेंट होगा स्पर्म उसके अंदर, लेट मी राइट इट हियर, उसमें 10% तो होता है स्पर्म। जो 90% अदर सिक्रीशंस उसमें प्रेजेंट है, दैट आर फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, दैट आर फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट आर फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फ्रॉम द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और उसमें से भी जो बचा हुआ पार्ट है, 90% पार्ट है, उसका 60% पार्ट कंट्रीब्यूट करता है हमारा सेमिनल वेसिकल। कौन रोल प्ले करता है, सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल इज गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्रक्टोज। ठीक है, जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है एक्चुअल में स्पर्म के लिए, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है हमारे पास, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे वी कैन राइट इट हियर कि सेमिनल वेसिकल ने फ्रक्टोज प्रोड्यूस किया।
वैसे तो सेमिनल वेसिकल और भी चीजें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वो आइनोसिटॉल प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है, बट इफ यू वांट टू लर्न दैट यू कैन आल्सो दैट आइनोसिटॉल it is going to produce prostaglandins. लेकिन भूलना किसको नहीं है, फ्रक्टोज को। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज क्या कर रहा है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। किसने बनाया, सैमिनल वेसिकल ने बनाया। ठीक है, सैमिनल वेसिकल कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रही है सीमेन के फॉर्मेशन में, 60% पार्ट कंट्रीब्यूट कर रही है। हो जाएगा याद। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड अब क्या कर रहा है, लेट मी राइट इट हियर। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयंस। तो जितने भी आयंस है वो किसने डाले, प्रोस्टेट ग्लैंड ने डाले। ठीक है, साथ ही में यही प्रोस्टेट ग्लैंड उसको स्मेल प्रोवाइड करवा रहा है, सीमेन की जो स्मेल है वो यही प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जो उसका ऑर्डर है, उसका जो स्मेल है, एंड दैट पर्टिकुलर कलर। ठीक है, तो वो कलर भी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के। लेट्स मूव विद द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इस ग्लैंड का नाम क्या है हमारे पास, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब हमें पता है कि सेम पैसेज, यहां से यूरिन आ रहा था। ठीक है, उसी पाथवे से एग्जैक्टली आना है अब किसको, हमारे पास स्पर्म को आना है। तो स्पर्म के वेलकम के लिए, क्योंकि उस पाथवे को बिल्कुल स्मूथ बनाया जा सके, तो उसके लिए जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है हमारे पास, वो ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, हम लिख सकते हैं ल्यूब्रिकेशन। इट इज लाइक द रेड कारपेट वेलकम ऑफ द स्पर्म्स। तो स्पर्म को कोई हैम्पर ना हो, रास्ते में कुछ नुकसान ना हो, तो उनको बढ़िया वेलकम करने के लिए, रेड कारपेट वेलकम करने के लिए हमारे पास ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हमने तीनों तरह के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। देखो, हमने सीमेन का मतलब 100% टोटल, 10% बनाया स्पर्म ने, 60% बनाया सेमिनल वेसिकल ने। सो 60 प्लस 10 70, बचा 30%। जो बचा हुआ 30% पार्ट है वो हमारे पास कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कर रही है और प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहा है। तो वी कैन से दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्टेट प्लस में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे ग्लैंड्स के बारे में हो गया। तो हमने कवर किया यहाँ पे किस किस के बारे में, हमने टेस्टिस के बारे में कवर किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ने स्पर्म का प्रोडक्शन किया, मेल गैमेट्स, और वी कैन से दैट स्पर्म का प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड द मेल गैमेट, और उसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। ठीक है, फिर हमने उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ा कि नेक्स्ट हमने इजेकुलेटरी असेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने असेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा, दैट इज रीटे टेस्टिस, वैसा इफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वैसा डिफरेंस। हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो ये हमारे पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इसके अंदर किस किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है और एक्चुअल में वो क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक बार थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। चलो, अब हम एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल का सेक्शन देख रहे हैं। मान लो कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। हमने कहा था कि हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमारे पास 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो देख लो, ये बना दिया मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये बना दिया मैंने दो तरह के सेल्स, एक तो मैंने रेड कलर से बना दिए, ठीक है, और एक मैंने बना दिए ब्लैक कलर से। लेट मी ड्रॉ विद ब्लैक कलर एज वेल। ठीक है, दो तरह की सेल बना दिए, एक रेड वाले और एक ब्लैक वाले। अगर मैं रेड वाले सेल की बात करूं तो ये रेड वाला सेल है,
इसको रेड से इसका नाम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो रेड वाले जो सेल है, इन सेल्स का नाम होता है हमारे पास सर्टोली सेल। क्या नाम होता है इनका? सर्टोली सेल्स। इन्हीं का एक और नाम भी है, ठीक है, इनका दूसरा नाम लिखते हैं आप नर्स सेल्स। वैसे इनका नाम एक और भी है, इनका नाम है सस्टेंटिकुलर सेल्स। अब इनका नाम और इनका काम नर्स सेल से आप अच्छे से पहचान सकते हो। नर्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, तो जो हमारे यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, उन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के अंदर जब इनिशियली उनकी फॉर्मेशन हो रही होगी, उस टाइम पर न्यूट्रिशन का रोल नर्स सेल्स रोल प्ले करेंगे, ठीक है। ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वन ऑफ द सेल। और जो सेकंड सेल है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, इस सेल का नाम है हमारे पास यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है इसका हमारे पास? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअल में वो सेल्स हैं जिनसे आगे चलकर स्पर्म बनेगा, ठीक है। दे विल प्रोड्यूस स्पर्म। ये क्या बनाएंगे आगे चलकर? हमारे पास स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। एक बात हो गई, ठीक है। अब जो ये बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जो हमारे पास लोक्यूल है, लोक्यूल के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस का नाम है हमारे पास यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहीं पर कुछ सेल्स और प्रेजेंट है, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे पास जो यहां पर प्रेजेंट है, इन इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम होता है हमारे यहां पे इनको मैं इंटरस्टिशियल सेल लिख दूं एक बार। इनका जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड द लेडिक सेल। क्या नाम है इनका? लेडिक सेल। अब नाम और काम दोनों पढ़ने हैं ना। हमने यहाँ पे नर्स सेल पढ़ा तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, नाम नर्स सेल, काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। स्पर्मेटोगोनिया, नाम स्पर्मेटोगोनिया, काम स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पड़े हैं वो इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा नाम लेडिक सेल, काम प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यही सेल है जो आगे चलकर क्या बनाएंगे? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगे। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो गया। अब एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास? ये सब कुछ जो कुछ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट है, ठीक है, ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसके पीछे बेसिकली जो हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है इसके पीछे, उन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। कहां पे प्रेजेंट है? ब्रेन में। ब्रेन के पार्ट है ना काफी सारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन के पास प्रेजेंट है ये ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड एक और ग्लैंड से अटैच्ड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है जिसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस अटैच्ड है एक और ग्लैंड से, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है जब एक, मतलब बोले तो जो बच्चा 12-13 साल का, जब वो प्यूबर्टी हिट करता है, ठीक है, जैसे ही वो प्यूबर्टी हिट करता है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल देता है, ठीक है। उस सिग्नल का नाम है जीएनआरएच। व्हाट इज द सिग्नल? जीएनआरएच। जीएनआरएच इज नथिंग बट इट इज अ हार्मोन, ठीक है। ये क्या है? एक हार्मोन है। इसका नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। पिट्यूटरी एक्चुअल में ना पिट्यूटरी के भी लॉब्स होते हैं। तो पिट्यूटरी का एक लॉब होता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर लॉब, जो पहले प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी का वो लॉब दो हार्मोन रिलीज करता है इसके रिस्पेक्ट में। एक का नाम होता है एलएच और एक का नाम होता है एफएसएच। एलएच एंड एफएसएच। एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया हमारे पास एलएच एंड एफएसएच। एलएच का ना एक नाम और भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका दूसरा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब थोड़ी सी कोरिलेशन वाली बात है, देखो इसी का नाम आईसीएसएच है। आईसीएच की फुल फॉर्म इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब ये देखो, ये आईसीएसएच क्या करेगा? हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया, ठीक ठीक, सिग्नल दिया किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन रिलीज किए, एलएच और एफएसएच। एलएच का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा? इंटरस्टिशियल सेल को ही तो स्टिमुलेट करेगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा। इसने क्या करना है? इसकी ओर जाके एक्ट करना है। और इंटरस्टिशियल सेल का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। तो एलएच के रिस्पेक्ट में एलएच एक्ट किया जाके हमारे पास किसके ऊपर? इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर। मैं लिखता हूं यहां पे लीडिक सेल, और लीडिक सेल ने क्या करना है उसके बाद में? हार्मोन का प्रोडक्शन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एलएच का काम तो हो गया। व्हाट अबाउट एफएसएच? एफएसएच क्या करेगा? ऐसे ही थोड़ी है, वो भी कुछ ना कुछ काम करेगा ना। एफएसएच जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे पास सर्टोली सेल्स को, इन सेल्स को, सर्टोली सेल्स को। ये एफएसएच जाके सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और जब ये सर्टोली सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा, तभी तो सर्टोली सेल्स हम ये बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का काम स्टार्ट करवाएंगे ना, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम तभी करेंगे जब ये सर्टोली सेल्स को जाके सिग्नल देगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सर्टोली सेल। अब एक्चुअल में सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल को अपना काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है किस चीज की? टेस्टोस्टेरोन की। क्योंकि इन्हीं सेल्स के अंदर तो, यहीं पर इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन होना है। अगर स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना है तो टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन को पकड़ने वाला कोई सब्सटेंस तो होना चाहिए ना, जो टेस्टोस्टेरोन को वहां पे ग्रैब कर सके, पकड़ सके। तो इसी चक्कर में सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एबीपी। दे आर कॉल्ड एबीपी। एबीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज कॉल्ड द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, इट इज कॉल्ड द, एबीपी की फुल फॉर्म है हमारे पास एंड्रोजन। अब एंड्रोजन यहां पे मतलब है टेस्टोस्टेरोन से। किससे मतलब है? टेस्टोस्टेरोन से। बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसने देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना दिया। अब मान लो कि जो मैं ब्लू डॉट्स बना रहा हूं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या? एंड्रोजन को मैंने पकड़ लेना। अब यहां पे एंड्रोजन बन रहा था, ये गया और ये इसने इसको पकड़ लिया। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने एंड्रोजन को, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया तो अंदर स्पर्म का जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो खुद टेस्टोस्टेरोन खुद जाके सिग्नल देता है। ये टेस्टोस्टेरोन जाके सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को। इसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। जब इसकी खुद का अमाउंट अप्रोप्रिएट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर अच्छा खासा हो जाता है, तब ये खुद जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि नो नीड टू प्रोड्यूस मच मोर हार्मोन, और हार्मोन बनाने की जरूरत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर अच्छा खासा हो चुका है। जब खुद कोई हार्मोन बॉडी के अंदर बनता है, खुद के लिए सिग्नल देता है कि मुझे बनाने की और जरूरत नहीं है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है इसको? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे हुआ? ये जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ, इस टेस्टोस्टेरोन ने ही जाके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया कि मुझे और प्रोड्यूस मत करो, और इसने हाइपोथैलेमस को जाके सिग्नल भी दिया कि मुझे और प्रोड्यूस मत करो। ठीक है, तो ये वाला काम इस तरीके से हो गया।
अब एक्चुअल में होता क्या है, सर्टोली सेल्स भी तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहे हैं, वो भी बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, उसको रोकने वाला भी कोई चाहिए ना। तो ये जब अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनने लग जाता है, तो उस केस में जो हमारे पास ये सर्टोली सेल है, ये भी एक अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, और इस अलग वाले को कहा जाता है हमारे पास इनहिबिन। क्या कहा जाता है? इनहिबिन। ये इनहिबिन खुद जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके स्टिक करता है, कहता है कि मुझे बनाना भी मतलब जो सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा है, इसे बनाना भी बस अब रोक देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बॉडी के अंदर बन चुका है। तो ये हमने पढ़ा एक क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, जिसमें हमने सर्टोली सेल्स के बारे में पढ़ा, जिनको नर्व सेल कहा जाता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पढ़ा, जो स्पर्म प्रोडक्शन करवा रहे हैं। हमने इंटरस्टिशियल सेल के बारे में पढ़ा, जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमने पढ़ा हार्मोनल रेगुलेशन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है, पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए उसके रिस्पेक्ट में, एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का खुद का एक और नाम, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, और वो इंटरस्टिशियल सेल बोले तो लिडिक सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा और वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को जाके इनिशिएट करते हैं ताकि वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगा किसको? एंड्रोजन को, ताकि वो अपने प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सके, आगे स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनिशिएट हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके देन बाय बाय।